भीम। आज बड़ी खुशी होती है कि आज का दिया हुआ ये विषय राष्ट्रीय अधिवेशन हमारा मूल निवासी का धूलिया में हुआ एक अधिवेशन और एक शायद बंबई में अधिवेशन हुआ था, जहां इसी विषय पर बहुत अच्छी तरह की चर्चा हो गई थी। जब तक हमें प्रतिनिधित्व जुडिशियरी में नहीं मिलता है, तब तक क्या ये सही लोकतंत्र हो सकता है? ये आज का सवाल है। लोकतंत्र में हम जिस तरीके से जमहूरियत में जैसे हम सोचते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशियरी एंड ऑफ कोर्स मीडिया, और ये सारे चारों स्तंभ में जब तक अपने देश के सब तबके के लोगों को प्रतिनिधित्व नहीं मिलता, तब तक हम इसे लोकतंत्र कहने के लिए हमें तकलीफ होती है। कॉन्स्टिट्यूशन ने जो हमें रिप्रेजेंटेशन के लिए रिजर्वेशन दिया है, जो रिजर्वेशन भी हमने मांगा नहीं था, जो हमको एक कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला पे पुणे करार के बाद में मिल गया। बाबा साहब आम्बेडकर इस फॉर्मूला पे बड़े व्यतीत थे। उनको खुद को 2 इलेक्शन का सामना करना पड़ा। दोनों इलेक्शन में कांग्रेस ने दलितों से 2 लोग खड़े किए और बाबा साहब को उन दोनों चुनाव में हारना पड़ा। बड़े दुख की बात है। फिर भी जिस तरीके से हमें रिजर्वेशन के जरिए एग्जीक्यूटिव में ना सही, लेकिन लेजिस्लेचर में हमें प्रतिनिधित्व मिलता है, सवाल ये पैदा होगा कि ये हमारे चुने हुए प्रतिनिधि क्या सही मायने में हमें प्रतिनिधित्व देने के लिए सक्षम है? इस सवाल का मैं जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि ये वो प्लेटफॉर्म नहीं है। इसके बारे में कभी भी बाद में बहस की जा सकती है। एग्जीक्यूटिव में हमें कभी भी हमारे जितने लेजिस्लेचर में एमपीज रहते हैं या स्टेट में हमारे जितने एमएलएज रहते हैं, एमएलसीज रहते हैं, उनके हिसाब से हमें एग्जीक्यूटिव में प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है। हमारे उतने मंत्रीगण नहीं रहते। उसी तरीके से आप थोड़ा आगे जाने के बाद में आपको पता चलेगा कि भले एग्जीक्यूटिव में थोड़े बहुत प्रतिनिधित्व दिया जाता है, जैसे समाज कल्याण का खाता हमारा हक का खाता बनता है, जहां हमारा आदमी होता ही है। आप सबको पता है कि हमारा आदमी वहां बैठने के बावजूद भी पूरे देश के लिए वो विनोद का मामला हो गया है, मजाक का मामला हो गया है। कभी कभी लोग हमारी तरफ देख के सोचते हैं कि क्या ये भी उनके रिश्तेदार हो सकते हैं। इस तरीके से एग्जीक्यूटिव में, कार्यकारी दल में हमारी बदनामी हो गई है। अभी रहा जुडिशरी, वहां तो हमें बदनामी के लिए भी आदमी नहीं है। 28 लोग सुप्रीम कोर्ट में हैं, उसमें से 9 लोग तो जुडिशियरी के, वकालत के, एरिया के सब आपस में रिश्तेदार हैं। वहां प्रतिनिधित्व नहीं है। हाई कोर्टों में देखो, वहां प्रतिनिधित्व नहीं है। इतनी सारी पोस्ट वेकेंट है अपनी देश में कि उसके बारे में कहा जाता है कि 3 करोड़ मामले प्रलंबित है। 3 करोड़। एक मामले के पीछे 5 लोगों का अगर नुकसान सोचते हो
तो 15 करोड़ मामले प्रलंबित है। आगे चल के कहा जाता है कि 3 करोड़ मामले दाखिल नहीं हो पाते, तो उसके 15 करोड़ हो गए। 30 करोड़ लोग आज अत्याचारग्रस्त हैं। उनके लिए है न दाद न फिरियाद। जिस तरीके से कहा जाता है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। 5000 मामले, 5000 पोस्ट, 4400 टू बी प्रिसाइज, आर वेकेंट, absolutely vacant in the judiciary, lower judiciary, subordinate judiciary, you may say. अगर सबॉर्डिनेट जुडिशियरी में 4400 पोस्ट वेकेंट है, तो आप सोच सकते हो किस तरीके से इस देश में न्याय मिलेगा। अब ये वैकेंसी भरने के लिए अपने पास, अपने देश में प्रक्रिया क्या है, प्रणाली क्या है? पहली प्रणाली जो है, जो सरकारी तरीके से जजेस भरे जाते थे, और ये प्रणाली जो है उसमें बदलाव लाया गया कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं। ये फर्स्ट जजेस केसेस, सेकंड जजेस केसेस, थर्ड जजेस केसेस, इससे ये बदलाव आ गया, कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन से बदलाव लाने के लिए लेजिस्लेचर के विल की जरूरत होती है, इच्छा शक्ति। हमें यह देखना पड़ेगा कि इच्छा शक्ति क्यों नहीं है। पहले सरकारी तरीके से पोस्ट भरे जाते थे। 1993 में एक सिस्टम आई जिसको कहा जाता है कॉलेजियम सिस्टम। न्यायवृंद, हाईकोर्ट के लिए चीफ जस्टिस साहब को लेके और 4 जजेस, इनका 5 लोगों का न्यायवृंद होता है। सुप्रीम कोर्ट में तो हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस और 2 जजेस, इनका न्यायवृंद होता है। और ये न्यायवृंद किस तरीके से जजेस की जगह भरते हैं, अचरज की बात है, वो इस तरीके से काम करते जैसे उनका घर का काम है। हम जहां बोलते हैं कि 10 लोगों की जरूरत है, तो घर में तय किया जाता है क्या यार 10 लोग क्यों लगाएंगे, 3 में ही काम चला लेंगे। बस इसी तरीके से ये न्यायवृंद काम करता है। और इससे हमें 93 से जजेस की जगह हमारी खाली पड़ी, वो न्यायवृंद भर नहीं पाए। उसके बाद में अपनी अभी की प्रेजेंट सरकार जो है मोदी की, मोदी के सरकार ने आते आते नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की नियुक्ति की, उसके लिए कानून लाया। और ये नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो है वो 14 में आने के बाद तुरंत कानून लाया, लेकिन उसमें एक झगड़ा खड़ा हो गया। एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर ऑन वन साइड एंड जुडिशियरी ऑन द अदर साइड। जो 5 जजेस थे इस खटले की सुनवाई के दरमियान, वो 5 जजेस में से 4 जजेस ने बताया कि प्राइमेसी ऑफ जुडिशियरी इज एनक्रोच्ड अपॉन बाय एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, सो इट इज टू बी सेट असाइड। इसको दरकिनार किया जाए, इसको न रखा जाए, इसको निकाला जाए। एक जज थे जस्टिस चेलामेश्वर, जो रिटायर हो गए, जो अपने जो 4 जजेस बाहर निकले थे जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें थे जस्टिस चेलामेश्वर। उन्होंने सिर्फ बताया कि ये प्राइमेसी ऑफ जुडिशियरी का मामला नहीं है। गवर्नमेंट का कहना है कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए जुडिशियरी में। कॉलेजियम से ट्रांसपेरेंसी खत्म होती है, ओपेसिटी आती है, धुंधलापन आता है, हम देख नहीं पाते। तो ये ट्रांसपेरेंट होना चाहिए।
ट्रांसपेरेंसी का मुद्दा लेके नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन अस्तित्व में आ गई, लेकिन जुडिशियरी ने उसको खारिज किया, बाजू में रख दिया इन द नेम ऑफ प्राइमेसी ऑफ जुडिशियरी। 1960 से हम एक चीज के लिए अपने देश में बहस कर रहे हैं। 1960 से 1961 में चीफ मिनिस्टर की कॉन्फ्रेंस उसी चीज के ऊपर हो गई, 63 में हो गई, 65 में हो गई। और ये जो चीज है जिसके बारे में अपनी नेशनल कन्वेंशन में लास्ट टाइम छत्तीसगढ़ में शायद रायपुर में हुई थी, मैं लॉ मिनिस्टर का स्पीच देख रहा था। बड़प्पन की बात नहीं, लेकिन मुझे वाकई लगा कि मूल निवासी कॉन्फ्रेंस में जिस तरीके से इस विषय पर चर्चा हो गई थी और जो शब्द हमने बोले थे कि अगर परमानेंट एग्जीक्यूटिव में रिजर्वेशन से हमारा आदमी आईएएस बन सकता है, आईपीएस बन सकता है, आईआरएस बन सकता है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस फॉरेन सर्विस में जा सकता है, तो क्यों न हमारा आदमी जुडिशियरी में भी उसी तरीके से आ सकता है। आप वो भाषण देखिए लॉ मिनिस्टर का, एग्जैक्टली इस तरीके से उसने अपने भाषण का कंक्लूजन किया है। हमको हमारी वो ताकत दिखानी पड़ेगी। ये सिर्फ हमारी ताकत नहीं है, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की ताकत है। बाबा साहब अंबेडकर ने हमें जो ताकत दी है उसकी बदौलत हम वो चीज अच्छे तरीके से पूरे देश में पहुंचा सके। उसी के साथ में मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि यह बड़ा षड्यंत्र है। ऐसा क्या हो गया कि इसी बरस जब चुनाव को 6 महीने बाकी है तभी उनको ध्यान आ गया कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस लानी चाहिए। अरे आप सत्ता में 4.5 बरस हो, 5वां बरस समाप्त होने को आया, आप चुनाव के सामने जा रहे हो और अभी आपको याद आ गई ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज। हमारी तभी से मांग है कि अगर इस देश में जुडिशियरी से हमारे लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे, ऐसा अगर आपको लगता है तो हमको ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज की मांग रखनी पड़ेगी। और उस मांग के ऊपर अभी ये 6 महीने बचे हैं, उतने में ये चीज बाहर लाई है। क्यों? कि अगर आने वाली सरकार, उनको पता है कि उनकी सरकार नहीं आती है, अगर आने वाली सरकार उसको अड़चन पैदा करनी है तो अभी बोल के रखो ताकि उनको करना पड़े। लेकिन हमको डट के इसका मुकाबला करना पड़ेगा। और ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस ये हमारी मांग रहनी चाहिए। सिर्फ मेरे दिल की एक शंका मैं बयान करना चाहता हूं। जैसे हमारे लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव में लोग चुन के जरूर जाते हैं लेकिन वो उतने पावरफुल नहीं दिखते हैं। ऐसा ना हो कि जुडिशियरी की 5000 जगह भरने के बाद में उनमें हमारा जो पर्याप्त रिजर्वेशन से हमारा कोटा भरा जाएगा, वो लोग भी अपने लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के सरीके नाकाम नहीं रहने चाहिए। उन्हें वहां जाके उनको वहां क्यों जाना चाहिए, वो जगह पे जुडिशियरी में क्यों बैठना चाहिए, ये उनके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए। वजह यह है कि इतनी सारी चीजें हो गई है। अभी आज बराबर 1 बरस 1 दिन हो गया जब ये एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट अनंत कुमार हेगड़े ने बोला था, बराबर कल के दिन उसका 1 बरस हो गया कि हम आए हैं संविधान बदलने के लिए। मैं आज के इस सभा में उस अनंत कुमार हेगड़े का
कड़े शब्दों में निषेध करता हूं। आप संविधान बदल नहीं पाओगे, आप में उतनी संविधान बदलने की औकात नहीं है। एक ही आदमी था जो संविधान बना सका, जो संविधान कोई बदल नहीं सकता, वो था डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर। और जिस तरीके से मूल निवासी बामसेफ ने माहौल पैदा किया है, तो बाबा साहब ने हमको जो चीजें सिखाई है उनको आगे ले जाके इस संविधान से जो कोई छेड़छाड़ करेगा उसको हम संवैधानिक तरीके से सबक सिखाएंगे। और ये सबक सिखाते हुए हम किसी चीज का मुलाहिजा नहीं रखेंगे। विनय सहस्त्रबुद्धे नाम का आदमी है। विनय सहस्त्रबुद्धे जो अभी नोटबंदी हुआ उसके सामने लाइनों में खड़े रह के हमारे 105 लोग मर गए। मैं हमारे इसलिए बोलता हूं कि वो सारे एससी, एसटी, आदिवासी, बहुजन, ओबीसी, बहुजन अपने मूल निवासी लोग हैं। लाइने में और कोई खड़ा नहीं रहा। दूसरे के पैसे निकालने के लिए भी अपना ही बंदा वहां खड़ा किया गया। जिस तरीके से अपनी एक बहन ने गाना गाया, औरतों की जो कोई स्थिति थी उसके बारे में सबको इतना भावुक बनाया, क्योंकि वो सारी चीजें जो है, जो प्रत्याड़ित किए जाते हैं, जिनके ऊपर अन्याय किया जाता है, लाइन में खड़ा रह के वहां आदमी भूखा प्यासा, ब्लड प्रेशर का आदमी, डायबिटीज का आदमी मर सकता है। और अभी इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन का आदमी जो पहले रामभाऊ माळगी प्रबोधिनी का चीफ था, ये जगह है जहां पूरी आरएसएस की और बीजेपी की, ये दोनों संगठनों को किस तरीके से जोड़ा जाए और जो आरएसएस सोचेगा वो बीजेपी के साधन से, माध्यम से किस तरीके से अमल में लाया जाए, ये करने वाला आदमी कल्चरल रिलेशंस का चीफ बनाया गया है। वो संबित महापात्रा, उसको ओएनजीसी का चीफ बनाया गया। वो सुदर्शन राव, उसको हिस्टोरिकल रिसर्च, नेशनल काउंसिल फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च, इसका चीफ बनाया गया। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में झांको, आपको पता चलेगा कि धीरे धीरे सब जगह 3-3.5% ब्राह्मणों को दी गई है। मतलब आने वाली सरकार को बड़ी दिक्कत होने वाली है कि इन लोगों से करे तो करे क्या, किस तरीके से इन लोगों से मुकाबला करे। धीरे धीरे सिलेबस भी बदली हो रही है। बाबा साहब का नाम 11वीं की किताब में से काटा गया है। हम सबको इस बारे में बड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। इतने सारे मामले हैं, इन किसी मामलों की अच्छी तरीके से जांच नहीं होती। जजेस सिर्फ सुनने का काम करते हैं, प्रतिप्रश्न नहीं करते, क्योंकि जजेस में हमारे लिए जगह नहीं है, रिजर्वेशन नहीं है। अगर ये 4400 जगह है, यहां यूपीएससी ने अगर एग्जामिनेशन कंडक्ट की, यहां जो भी प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज रहती है, महाराष्ट्र की जैसी एमपीएससी है, इन लोगों ने ये जगह भरने की अगर कोशिश की तो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज हमारे डायरेक्ट बन जाएंगे। आज तक आप स्टूडेंट्स के बारे में सोचोगे तो कोई बोलता है कि मैं यूपीएससी की पढ़ाई कर रहा हूं या प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज की पढ़ाई करता हूं, लेकिन कोई बोलने वाला आपको नहीं मिलेगा कि मैं जज बनने के लिए पढ़ाई करता हूं। 4400 जगह वेकेंट है, जहां 3-4 आधार स्तंभ है जमहूरियत के, जिसमें लेजिस्लेचर आता है, एग्जीक्यूटिव आता है, जुडिशियरी आता है और प्रेस आता है। प्रेस की बड़ी स्थान जो है, बड़े से बड़े संस्थान जो है, वहां भी हमारे प्रतिनिधि नहीं है। सोशल मीडिया की वजह से हम जैसे वैसे सब जगह पे इंफॉर्मेशन पहुंचाने में कामयाब हुए, लेकिन जुडिशियरी, जब तक हम ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज, जो इन लोगों ने अभी बोल रहे हैं कि ये करना चाहिए, करना पड़ेगा,
the way he says that the time has come for all India judicial services to be implemented. I say with a great pride that the all India judicial services की मूवमेंट हमारे इसी विचार मंच ने, मूल निवासी विचार मंच ने शुरू की है और उनको आगे चल के उसको मान्यता दे के आगे ले जाके ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज करनी पड़ेगी। इतने सारे अत्याचार है, इतने सारी जगह पे लोग प्रताड़ित होते हैं। आप कोर्ट में जाओ, वहां लॉ नहीं चलता है, वहां एक नई चीज चलती है, उसको बोलते हैं फेस लॉ। वो वही फेस लॉ के वही जजेस और वही वकील दोनों आमने सामने, जैसा घर का मामला है, मिली भगत चल रही है। सुप्रीम कोर्ट की मैडम है, मैं सुना है, मैं देखा नहीं हूं मैडम, लेकिन ऐसा भी कुछ बोला जाता है कि वहां फोरम फिक्सिंग होती है कि कौन से जज के सामने कौन सी केस आए। अरे भाई, हमारा तो कोई जज ही नहीं, हम फिक्स करें तो फोरम भी फिक्स नहीं कर सकते। हमको इसके लिए लड़ना पड़ेगा और हमें इस बारे में सतर्क रह के उसके लिए अपने जिस तरीके से लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव में हमने कभी उनके केडर नहीं लिए हैं, आगे चल के अगर ये चीज आने वाली है तो हमें उनके केडर कैंप भी रखने पड़ेंगे। जो 10 बरस 15 बरस के अपने वकील है, उनका अगर कैटलॉग बने तो उसमें से उन लोगों के लिए केडर कैंप रख के उन्हें सक्षम बनाना पड़ेगा कि अब जुडिशियरी में जाके, क्योंकि तुरंत ऐसा बोला जाएगा कि भैया जुडिशियरी में तो इंडिपेंडेंट जुडिशियरी इज नॉट द ओनली थिंग टू बी डन, बट देन हु इज अपॉइंटेड एंड ऑफ व्हाट कैलिबर, इस तरीके से सवाल बाहर आएगा तो हमको उस कैलिबर का ध्यान भी रखना पड़ेगा। जगह पे बैठना आसान रहता है, चलाना मुश्किल रहता है, इसके लिए वो चीज भी हमें करनी पड़ेगी। मुझे बड़ी खुशी है कि मूल निवासी बामसेफ ने इस तरीके का बहुत विषय चुना है। दोपहर का राजमा का इतना अच्छा खाना खाया है कि उसके बारे में ऐसे विषय पे कान और दिमाग खुला रख के सुनने को थोड़ी तकलीफ होती है, लेकिन हमारे बामसेफ मूल निवासी के लोग मुझे मिले, मैं उनको बताया कि मैं आपका अभिनंदन करता हूं, इतना बड़ा समारोह करना, इतने बड़े बड़े पंडाल सब व्यवस्था करना, यह आसान काम नहीं है। मैं तहे दिल से अपने सारे आयोजकों के लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और इसी तरीके की अपनी तरक्की करके इस जमहूरियत को बचाने के लिए हमें संविधान बचाना पड़ेगा। संविधान जलाया गया, उसमें से सिर्फ 2 लोगों को पकड़ा। एट्रॉसिटी के इतने केसेस होते, अपनी खैरलान जी के केस में एट्रॉसिटी का कलम भी नहीं लगाया था। एट्रॉसिटी के केस का जो सेक्शन 18 रहता है उसको नल एंड वॉइड किया गया था। ए.के. अग्रवाल नाम के एक जज और उदय ललित नाम के सुप्रीम कोर्ट के जज, और वो ए.के. अग्रवाल साहब ने जैसे वो 18 खारिज कर दिया। 18 क्या होता है? जब एट्रॉसिटी होती है तो एट्रॉसिटी करने वाले को अरेस्ट होनी पड़ती है, करनी पड़ती है पुलिस को, उसको एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलता। और ये एंटीसिपेटरी बेल ना मिले इसके लिए जो 18 का प्रावधान है, जिसको आर्टिकल 17 और 46 का बैकिंग है, वो 18 ही निकाल दिया था। लेकिन जैसे भी हो हमारे एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर इस मामले में कम से कम सब इकट्ठा हो गए रामविलास पासवान साहब के लीडरशिप में, और गवर्नमेंट को उन्होंने 18 वापस रिस्टोर करने को मजबूर किया। वो अपने ही लोग हैं, उनका मैं तहे दिल से अभिनंदन करता हूं, क्योंकि ये हमको 18 कलम के सहारे हम सोचते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर हमारे इर्द गिर्द है और हमको बचा रहे। ये 18 वापिस आ गया। हम अगर सॉलिडारिटी दिखाएंगे तो मेरे दिल में बिल्कुल शंका नहीं, हम इस देश को, हम संविधान को, हम जमहूरियत को 100% बचा पाएंगे। आगे चल के हमें सिर्फ ये याद रखना पड़ेगा कि आज के तारीख में इस 4.5 बरस में हम जो देख रहे हैं,
मुझे पता है कि ये पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म नहीं है, फिर भी मैं कहना चाहता हूं, अगर नहीं कहूं तो मुझे नींद नहीं आएगी कि हमें 4.5 वर्ष जो है वह हमने सहन किया है। आने वाले 6 महीने दिमाग खुला रखो, आंख खुले रखो, कान खुले रखो और 6 महीने के बाद सरकार को पलटने की कोशिश करो। धन्यवाद। जय भीम।